हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देविंदर सिंह। आप यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बहुत ही इन डेप्थ पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डिटेल्ड में सभी ऑप्शंस को समझें। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर को डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और हर ऑप्शंस को समझेंगे, एक एक ऑप्शंस को एनालिसिस करते चलेंगे। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मिलने वाली नॉलेज आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है इसको जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल सके। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन लिंक काम नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, वहाँ सर्च करना है स्टडी हमारे साथ। स्टडी के बाद आप स्पेस दे लेना स्टडी हमारे साथ, तो वहाँ पर आप इसको लिंक करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 है सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। ऑप्शन 2 है बगौर, लंगनाय तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। 3 ऑप्शन जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियाँ पाई गई हैं। और 4th ऑप्शन इस काल में शैल चित्र उपलब्ध हैं। सो सबसे पहले तो 1867 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मध्य पाषाण काल के बारे में 1867 में। इस काल में छोटे छोटे औजार पत्थरों से जो बने हुए थे वो पाए गए थे, उनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथिक। सबसे पहले तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। तो ये माइक्रोलिथिक जो औजार बनाए जाते थे उस टेक्निक को क्या कहते थे, फ्लूटिंग। ठीक है, ये भी याद रखना, फ्लूटिंग। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाता है। तो जो बगौर, लंगना, भीमबेटका ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ये पाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ के जो मध्य पाषाणिक लोग हैं वो जंगली तथा पालतू पशुओं को पालते थे, इसलिए उनकी हड्डियाँ वहाँ पाई गई हैं। तो भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ से शैल चित्र भी उपलब्ध हुए हैं। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, 1, 2, 3 और 4। अब बात करते हैं उन्नूर, पालवाय और कुपगल। इन तीनों के साथ 2 और जगहें हैं। एक तो है पिकहीहल और दूसरी एक जगह और है जो आप लोगों को इसको याद रख लेना बहुत ज़रूरी है, संगन कुल्लू। ठीक है, संगन कुल्लू, ये मैसूर में पड़ती है संगन कुल्लू। ये 5 ऐसी जगह हैं, उन्नूर, पालवाय, कुपगल, पिकीहल और संगन कुल्लू। यहाँ पर जो राख के टीले जो हैं वो पाए गए हैं। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन इज डी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर नहीं जरूर ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में नहीं आता है तो ये याद रख लेना कि यहाँ 4 ऑप्शंस में एक नहीं होगा, 3 तो होंगे। ऑप्शन ए है उन्नूर, बी है पालवाय, सी है कुपगल, डी ब्रुजहोम। तो जो ब्रुजहोम है ये नवपाषाणिक स्थल है। इसके साथ एक और आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान में, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल है। और उसके साथ यहाँ पर एक और जगह ब्रुजहोम जो कश्मीर में पड़ती है, ये नवपाषाणिक स्थल है। इसके साथ एक भारत में गुफकराल जगह है, गुफकराल। ये 3 ऐसी जगहें हैं जो नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर राख के टीलों का कोई भी प्रमाण नहीं पाया जाता। यहाँ पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। जो इंसान ने कुत्ते पाले होते थे ना, तो उसके मालिक को भी साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीं बात करते हैं उन्नूर, पालवाय और कुपगल की। तो इनके साथ एक और जगह पड़ती है। एक तो थी पिकहीहल, तो और दूसरी एक जगह पर और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संगन कुल्लू। ये 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर राख के टीलों के प्रमाण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, जहाँ पर राख के टीले नहीं पाए जाते हैं, वो है ब्रुजहोम। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है बनावली, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा, डी है मोहन जोदड़ो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। यूजीसी नेट वाले एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो इसका आंसर झट से दे देंगे, धौलावीरा यहाँ पर राइट आंसर है इसका। तो बनावली ऑप्शन ए में है, बनावली हरियाणा के हिसार ज़िले में ना रंगोई नदी के तट पर बसा हुआ यह शहर है। एक तो रंगोई नदी याद रख लेना, इसकी खोज की थी RS बिष्ट ने।
ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी का हल मिला था एक, तो ये ध्यान रखना। यहाँ रसोई घर भी मिला था। दूसरा, यहाँ के लोगों को ना समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है, बनावली। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्लियर हो जाता। ऑप्शन बी है धौलावीरा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर हड़प्पा लिपि में बहुत छोटे बड़े बड़े अक्षरों में एक लिखा हुआ लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो साइन बोर्ड वहाँ पर मुख्य द्वार पर मिला है, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर नमूने में जो है लिखा है ना, लिखावट में एक काठ की तख्ती के ऊपर खुदाई करके ना सफ़ेद चूने जिसमें जिप्सम भरा हुआ था, तो वहाँ पर इसको 10 कितने अक्षर मिले हैं, 10 अक्षर मिले हैं, ये भी याद कर लेना। तो धौलावीरा की बात करें तो धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो गुजरात के कच्छ ज़िले में ये पड़ता है धौलावीरा। नंबर 1 बात, तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। ठीक है, कब की थी, 1967 से लेकर 1968 के बीच में। ठीक है। ऑप्शन सी है कालीबंगा। तो कालीबंगा सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि यदि इसके बारे में कंप्लीट बताने लगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा नहीं मैं करूँगा। ये पड़ता है राजस्थान में, ये याद रख लेना, राजस्थान में। तो राजस्थान में वर्तमान में ये गंगानगर ज़िले में एक हनुमानगढ़ ज़िला पड़ता है, तो वहाँ पर पड़ता है। तो ये सरस्वती नदी के तट पर ये बसा हुआ शहर है। नंबर 1 बात, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने। तो इसका उत्खनन किसने किया था, जो बाद में इसके ऊपर पुरातत्व खोज की थी, वो 2 लोग थे। एक तो थे बी लाल, तो दूसरे और इनके साथ थे वीके थापड़, वीके थापड़। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। 9, एक चीज़ और याद रख लेना, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ होती थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो यहाँ पर चूड़ियों का एक निर्माण केंद्र भी था। तो एक बात और, सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता थी उसकी इसको 3rd राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की 3rd राजधानी कौन सी थी, तो कालीबंगा। ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट सिंधु सभ्यता की एक साइट है, जिसकी खोज की थी 1922 में राखलदास बैनर्जी ने। तो एक तो ये याद रख लेना। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये सिंधु नदी के तट के ऊपर बसा हुआ शहर है। तो ये रावी नदी के तट के ऊपर नहीं है, सिंधु नदी के तट के ऊपर बसा हुआ शहर है। और इसको कहते हैं मुर्दों का टीला। यहाँ पर बहुत सारी मुर्दे दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। दूसरी बात, इसे मृत्युओं का भी टीला कहते हैं, स्तूपों का टीला कहते हैं, शहर कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारी और भी जानकारी हैं इसके, ये उपनाम हैं छोटे छोटे। तो यहाँ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी कई मिले हैं, वो आपको मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं फिर से आ गया। सूची 1 में महाजनपद राजधानी हैं। ए है पंचाल राजधानी, मथुरा, बी मत्स्य वैराट, सी कौशल श्रावस्ती और डी मगध ग्रीवरेज। सबसे पहले तो पंचाल राज्य की बात करते हैं। पंचाल राज्य आधुनिक रोहिलखंड या गंगा जमुना द्वाब एरिया में पड़ता है ये। नंबर 1 बात, इसकी 2 शाखाएं थी, एक तो थी उत्तरी पंचाल और दूसरी थी दक्षिणी पंचाल। जो उत्तरी पंचाल थी उसकी राजधानी थी अशित्र, दूसरी थी दक्षिणी पंचाल, उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। ये याद रख लेना, दोनों राजधानियों में थोड़ा डिफरेंस है। एक थी उत्तरी पंचाल की थी अशित्र और दक्षिणी पंचाल की थी काम्पिल्य। ठीक है, तो यहाँ पर मथुरा इसकी राजधानी नहीं थी। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसके साथ सुमेलित नहीं है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य जो आधुनिक जयपुर एरिया में पड़ता एरिया है, इसकी राजधानी थी विराट। ठीक है, ये यहाँ पर सही सुमेलित है, क्योंकि हुआ ये था कि वहाँ पर एक राजा था जो इसका संस्थापक था, उसका नाम था विराट, उसी के नाम पर इसकी राजधानी का नाम रखा गया था। ऑप्शन सी है कौशल। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कौशल के बारे में हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ से इसके बारे में पता चलता है कि इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती से पहले इसका नाम अयोध्या या साकेत होता था। ठीक है, इसको बदल के बाद में श्रावस्ती रखा गया। यहाँ पर ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है मगध, इसकी राजधानी थी गिरिवरिज, ये बिल्कुल सही है। तो मगध का जो उल्लेख है ना, ये पाली साहित्य में मिलता है, तो इसमें भी इसका मेंशन किया हुआ है, जो आधुनिक पटना एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सम्मिलित नहीं है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 बात, सूची 1 में दर्शन शास्त्र हैं, सूची 2 में उसके समर्थक हैं। ऑप्शन ए है योग, बी है मीमांसा, सी सांख्य, डी ऑप्शन है वैश्यिक। तो यहाँ पर समर्थक हैं, 1 में कपिल, बी में पतंजलि, 2 3 में कुमारिल और 4 में है कानंद। तो योग जो थे, योग के जो समर्थक थे वो तो पतंजलि थे, ऑप्शन 2 के साथ चल जाएगा। और मीमांसा लिखी थी कुमारिल जी ने, तो ये भी ऑप्शन 3 के साथ। और सांख्य दर्शन जो थे ये है कपिल मुनि के द्वारा लिखा हुआ, और वैश्विक कानंद के द्वारा। यहाँ पर मिलान में देखा जाए तो बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो योग के जो मुनि हैं पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नंबर 1 बार याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो इसकी जो कृति का नाम था वो थी योग सूत्र, ठीक है। तो योग सूत्र को आप याद कर लेना, पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। तो एक टीका लिखा गया था, उसका नाम था वह शारदी, ठीक है, वह शारदी नाम टीका लिखा गया था इसके ऊपर। तो योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग होते हैं, कौन कौन से हैं आपको वो भी पूछा जाए तो आपको याद रख लेना चाहिए। एक होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग होते हैं, ठीक है। योग के बारे में इतना था आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी है मीमांसा लिखी थी कुमारिल ने। तो कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के 2 प्रधान संप्रदायों में से एक थे। नंबर 1 बात तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, ये इनके संस्थापक थे। तो कुमारिल ने दर्शनों का ध्यान मुख्यतः 3 भागों में किया था। उनके ये इसके 3 भाग थे। एक तो था ज्ञान मीमांसा, दूसरा था तत्व मीमांसा और तीसरा था आचार मीमांसा, ठीक है। ये भट्ट संप्रदाय के मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म को भारत में से समूल नाश करना था, इनका ये मेन काम था। यहाँ पर मीमांसा क्लियर है। वैश्विक प्राचीन ग्रंथों में से दर्शन के प्रेरणा स्रोत जो है वो कणाद मुनि को ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये बौद्धों की विशिष्ट, इनमें से बौद्ध ग्रंथों में इनकी विशेष करके इनकी आस्था रहती थी। जहाँ पर ऑप्शन डी सीधा मिलाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। ऑप्शन ए है कराधान, बी उद्योग, सी है पथकर, डी है न्यायपालिका। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है ना ये मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है। ये कराधान, उद्योग और पथकर और न्यायपालिका ये मौर्यकालीन वर्ड्स हैं, वहाँ पर यूज़ किए जाते थे। तो जो कंटक शोधन विभाग था वो न्यायपालिका के साथ संबंधित था, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के न्याय किए जाते थे। एक तो दीवानी और दूसरे थे फौजदारी। जो दीवानी न्याय होते थे उनको धर्मस्थे कहते थे, और जो फौजदारी न्याय होते थे उनका जो न्यायाधीश होता था उनको कहते थे प्रदेष्ठा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। नहीं फिर से आ गया है, करवाचक शब्द दिए हुए हैं और अभिप्राय हैं इसके, हमने इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है विशिष्ट। तो विशिष्ट का मतलब होता है बेगार, ये बिल्कुल सही है। भाग, स्थानीय कर, भाग का मतलब आप जनरली आप जानेंगे तो भाग का मतलब होता है हिस्सा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉजिकली भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। कर मसूल होती थी, चुंगी होती थी, मसूल चुंगी से कर लगाते थे। और प्राणय अपात कर होता था, ये भी सही आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। नहीं के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए है अंड, बी है मेधी, सी है शत्र, डी है अंतराल। तो बौद्ध स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण भाग थे। एक तो थे वेदिका, जिसे रेलिंग कहते थे, ठीक है, उसका निर्माण की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जो स्तूप होता था उसकी सुरक्षा के लिए होता था। दूसरी होती है मेधी। तो मेधी जो होती है ये चबूतरा टाइप होती है, सपूत का मुख्य हिस्सा इसके ऊपर आधारित होता है, ठीक है। और तीसरी होती है अंड, ठीक है। अंड स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता है, जो ऑलराउंड उसके बनाया होता है ना, उसे अंड कहते हैं। एक होती है हार्मिका, जो सपूत होता है ना उसके शिखर पर अस्तित्व ये होती है, रक्षा के लिए उसके ऊपर बनाई जाती है। एक छत्र होता है, छत्र आप समझते हैं धार्मिक चिन्ह होता है, जैसे छतरी लेके चलते हैं। तो एक होती है यष्टि, जो छत्र को सहारा देने के लिए बनी होती है। तो एक लास्ट में होती है उनके साथ सोपान, जो मेधी पर चढ़ने के लिए, उतरने चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है, जिसे हम सोपान कहते हैं सीढ़ी हिंदी में। तो एक वो होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ये अंतराल जो है ना ये बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। 9th क्वेश्चन है, कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों को जारी किया जाना, बी ऑप्शन है गंधार कला का फलना फूलना, सी है
अमर सिंह का संरक्षण, और डी ऑप्शन है बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार। तो यहाँ पर एक बात बताऊँ कि कुषाण काल में दो कला का निर्माण हुआ था, एक तो थी मथुरा कला और दूसरी थी गंधार कला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही केवल सही है, गंधार कला का फलना फूलना यहाँ पर सही है। तो ये सारे के सारे बाकी ऑप्शंस जो है ना ये गलत हैं। बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों का जारी करना ये भी गलत है, और अमर सिंह का संरक्षण और बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार ये गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है आंसर इसका। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1 है वह कलिंग का शासक था। बी ऑप्शन है वह स्वयं को महामेघवाहन कहलाता था। थर्ड ऑप्शन है उसने जैनाचार्य के सम्मेलन का आयोजन किया। और फोर्थ ऑप्शन है उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस हैं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। नंबर 1 बात तो कलिंग के बारे में हमें जानकारी का मुख्य स्रोत जो हाथी गुम्फा अभिलेख से बारे में पता चलता है। नंबर 1 ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है। ये चेदी वंश से रिलेटेड है। नंबर 1 बात तो ये ठीक है। चेदी वंश के एक महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। तो खारवेल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण महानतम शासक था। तो यहाँ पर एक तो ये सही है, कलिंग के बारे में यहाँ पर पता चलता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है, वह स्वयं को महामेघवाहन कहलाता था। ऑप्शन 2 भी यहाँ सही है। और फोर्थ ऑप्शन है उसने मूल रूप से एक नंद राजा के द्वारा खुदवाई गई नहर को आगे तक बढ़ाया था, ये भी इस अभिलेख से पता चलता है। तो ऑप्शन 3 है उसने जैनाचार्यों के सम्मेलन का आयोजन किया था। तो यहाँ पर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपको याद हो तो खारवेल ने एक जैन तीर्थकर थे शीतलनाथ, तो शीतलनाथ की एक मूर्ति लेके आया था, वो उठा के ले आया था। तो उसने इनका सम्मेलन का आयोजन नहीं किया, ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन ये है कि वो शीतलनाथ की मूर्ति लेके आया था वहाँ से। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो शीतलनाथ की मूर्ति कहाँ से लेके आया था, वो जगह का नाम नीचे मेंशन करिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो यार शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो से शेयर करने से दूसरों को इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए, 1, 2 और 4। 11th क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? नीचे दे कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 है कौलची कमर तथा पौदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे, तो ये सही ऑप्शन है। और ऑप्शन बी है हाथी दांत का उत्पादन दोसराने से किया जाता था, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन है कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैस की ओर रवाना होते थे, तो ये थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है मालसिया मुजरिस के दक्षिण में था, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे से सही कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन सूची 1 में दिए गए लेखक, सूची 2 में पुस्तक और उनके शीर्षक दिए हुए हैं। तो ए है दंडिन, बी है भास, सी है हिमाद्री और डी ऑप्शन है भावभूति। तो इनकी पुस्तकें इनके सामने हैं। तो दंडिन के बारे में सबसे पहले दंडिन ने लिखी थी 10 कुमार चरित्र, तो यहाँ पर दंडिन ए के साथ 10 कुमार चरित्र हो जाएगा। तो बाकी भास की बात करें तो भास ने लिखा था प्रतिमा नाटक, ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ। तो हिमाद्री की जो रचना थी वो थी चतुर्वर्गीय चिंतामणि, ऑप्शन 2 के साथ। और भावभूति ने लिखा था उत्तर रामचरित, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। 13 क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था, कारण यह है कि उसने चंद्रगुप्त सेकंड का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। दोनों वक्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही है किंतु ए को सही व्याख्या आर नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमने ये जाना है, सबसे पहले तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में वो भारत में आया था, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के समय अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते समय वर्णन करने की, तो फाहियान ने वहाँ पर ऐसा जो वर्णन किया उसमें उसने उसको पाटलिपुत्र से शासन करते हुए कहीं भी वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पर आर जो है इसका गलत हो जाएगा, ए सही है आर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित
खगोलविदों को सही कालक्रम अनुसार रखिए। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है लगध, डी ऑप्शन है वराहमिहिर। तो नीचे दे कूट का सही उत्तर का चयन करना हमने। तो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 एडी के पास, एडी में हुआ था। तो वहीं बात करें ब्रह्मगुप्त की, ये इनका जन्म हुआ था 598 एडी में। तो लगध का माना जाता है 1340 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ था। तो वराहमिहिर ये 505 एडी में इनका बर्थ हुआ था। तो इसको हम यदि सही मिलान करें तो सबसे पहले आएंगे लगध ऑप्शन 3, फिर आएगा आर्यभट्ट, तो फिर आएंगे वराहमिहिर और लास्ट में आएंगे ब्रह्मगुप्त। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा 3, 1, 4 और 2। यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में राजा के नाम, 2 में उसके विरुद्ध जो उसने काम किए थे, जिसके अगेंस्ट काम किए थे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है नरसिंह वर्मन 1। तो ऑप्शन ए में नरसिंह वर्मन 1 ये बादामी के चालुक्यों को पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर अधिकार किया था इसने। सबसे पहले तो इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद एक स्तंभ का निर्माण किया था। इसके बाद इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था वातापी कोण। तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन जो है ऑप्शन 2 के साथ सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन बी है कुलतोंग 1। तो कुलतोंग 1 इसका समय चोल चालुक्य वंश का शासन आरंभ होता है। तो इसने क्या किया था, कुलतोंग 1 ने 1077 ईस्वी में एडी में इसने 72 व्यापारियों का दूत मंडल जो चीन भेजा था। एक तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि 72 व्यापारियों का दूत मंडल किसने भेजा था चाइना में, ये भेजा था कुलतोंग 1 ने। नंबर 1 बात। तो इसके समय में इसने राज्य में जो कर थे ना उसको हटा दिया था। करों को हटाने के कारण इसको कहते थे शुंग तत्वर्मन। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका मिलान हो जाएगा बी का 4 के साथ। ऑप्शन सी है नंदीवर्मन 3। तो इसका ये शैव धर्म को मानने वाला राजा था। तो इसने एक उपाधि धारण की थी तेलारेर रिंद। तो यहाँ पर सी का 1 के साथ मिलान हो जाएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, ये थी सत्यश्रेय नामक की। ऑप्शन डी का 3 के साथ मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, जैसे मैंने आपको बताया इसने हर्ष को हराया था। तो इसके बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख में आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसकी रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति ने। तो ये भी याद रखना ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन थे, रवि कीर्ति। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्रीय संगठन नहीं था। जो भारत से वाणिज्य व्यापार होता था उसमें समुद्र के रास्ते, तो उसका जो संगठन वो नहीं था, वो था महाजन। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अंजुवर्णम, मणिग्राणम और एन्नुरुवर ये इसके संगठन थे। तो जो महाजन था ये इसका संगठन नहीं था। 17th क्वेश्चन है, श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 है पालवंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो पालवंश के देवपाल थे उन्होंने बौद्ध मठ के लिए निर्वाह के लिए गांव दान में दिए थे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है चौल वंश के राज प्रथम ने श्री विजय राज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। और थर्ड ऑप्शन है श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, बाद में उनमें से शत्रुता हो गई थी। तो ये भी सही है, श्री विजय के बारे में तो ये सही है, क्योंकि जो राजा राजेंद्र प्रथम था उसके शुरू में मित्रतापूर्ण संबंध थे, बाद में उसमें शत्रुता हो गई थी। तो फोर्थ ऑप्शन है मार विजय तुंगवर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर ये याद रख लेना। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 4, ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। 18th क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए फारसी अरबी के ग्रंथों को सूची 2 में दिए गए उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। कूट की सही सहायता में उत्तर हमने ढूंढना है। तो सूची 1 में ग्रंथ है, 2 में लेखक दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ताज उल मुआसिर, ऑप्शन बी है तारीख़ मुबारक शाही, सी है मसालिक उल अबासार, फी मुसालिक उल अमसार। तो डी ऑप्शन है शुभ उल आशा। तो इनके साथ इसके लेखक दिए हुए हैं।
अल शक्कंदी, सबसे पहले तो अल शक्कंदी ये मध्ययुगीन मिस्र का लेखक था, ये मिस्र से आया था ये वाला। तो अल शक्कंदी ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था शुभ उल आशा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 4 के साथ सम्मिलित हो जाएगा। तो वहीं बात करते हैं हसन निज़ामी की। तो हसन निज़ामी ताजुल मुआसिर इसकी पुस्तक का मेन जो नाम था ना, ताजुल मुआसिर इसने लिखी थी हसन निज़ामी ने। ऑप्शन 2 का ए के साथ ताजुल मुआसिर के साथ मिलान हो जाएगा। तो कौन थे ये हसन निज़ामी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको संरक्षण दिया था, ये याद रख लेना। हसन निज़ामी किसके टाइम पीरियड के साथ थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल के साथ यहाँ पर थे। तो वहीं बात करें याहिया बिन सरहंदी, ये जब दिल्ली में सैयद वंश का शासन चल रहा था ना, उसके ये समकालीन थे। तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही। तो 3 का बी के साथ ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहीं बात करें शहाबुद्दीन अल उमरी की, तो ये एक अरब यात्री था, इसने अपना ग्रंथ लिखा था मुआसिल उल अबासार। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सी के साथ मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 19th क्वेश्चन है, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहित के दौरान उसने कभी बाज़ार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों, विदूषकों से बात नहीं की थी। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बारे में कहा है? 4 सुल्तान दिए हैं। नसरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो मैक्सिमम इसकी रचनाएं हैं ये बलबन के बारे में है। तो इसने बलबन के बारे में ये जानकारी दी थी कि वो कभी भी अपने 40 वर्षों का सबसे लंबा टाइम पीरियड यहाँ पर देखा जाए तो बलबन का ही रहा है, 40 साल का, जिसने इतना लंबा शासन किया था। तो उसने कभी भी अपने बाज़ार के लोगों के और निम्न तबके के लोगों के साथ बात कभी नहीं की थी। तो दोस्तों मैं वीडियो पूरी आप देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि आपको मैं प्रॉपर जानकारी दूं हर कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आपकी क्लैरिटी क्वेश्चन के प्रति बनती जाए। तो वीडियो को मैं अब आपको बोर नहीं होने दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चले और उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? ऑप्शन ए है लखनौती, बी है रणथंभौर, सी है चित्तौड़, डी है मांडू। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1303 ईस्वी में क्या हुआ था कि चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की एक नवीनतम विजय थी। इसने सबसे पहले तो चित्तौड़ की विजय जब की 1303 ईस्वी में, तो उससे पहले कभी भी चित्तौड़ का जो किला था जिसका राजा रतन सिंह था, आपको ये याद हो ना, वहाँ पर रतन सिंह नाम का राजा था, उसको इसने विजय किया था। तो आपको एक याद होगा गोरा और बादल नाम की एक कहानी है ना, वो भी चित्तौड़ के साथ ही जुड़ी हुई है। तो इसको जीतने के बाद खिज्र खान ने अपने बेटे का नाम इसका रखा था चित्तौड़ के जीतने के बाद। तो यहाँ पर खिजराबाद रखा गया था नाम इसका। यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, 14वीं सदी की संत कवयित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है वर, बी है वाक, सी है लाल काव्य, डी है सबंध। तो जो 14वीं सदी की संत थी, कवयित्री थी लल्ला डेड, जिसे लल्लेश्वरी भी कहते थे। तो इस कश्मीर से रिलेटेड थी ये, कश्मीर से, क्यों ये शैव कवि थी, ये शिव जी को मानने वाली थी, शैव संत थी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट संत थी ये। इसने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। तो इनकी कविताओं का नाम था वाक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, भव्यचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपरोक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है कि जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगा दी थी? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या डी है फिरोज शाह तुगलक। तो ये वाली जो पाबंदी लगाई थी ये काम किया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि उसने पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी अपने इलाके में शराब ना तो बनाएगा ना बेचेगा। तो इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने जिक्र किया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 23rd क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें।
ऑप्शन ए है सुल्तान मोहम्मद शाह फर्स्ट, बी ऑप्शन है सुल्तान हसन शाह, सी है सुल्तान फतेह शाह, डी है सुल्तान हैदर शाह। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी बुक्स में वेरिएशंस हैं, अलग अलग इनके समय काल दे रखे हैं, तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल सही किसी भी बुक में नहीं मिलता है। आप गूगल भी कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो जो एक्चुअल में ऑथेंटिक बुक है उनमें से जो इसका मिला है, तो ये मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था ये 1484 था, और मोहम्मद हसन शाह का जो टाइम था ये 1486 था, 1486। और वहीं बात करें सुल्तान फतेह शाह की, ये 1472 ईस्वी में रहा है, और सुल्तान हैदर जो था ये 1470 में। तो इस प्रकार इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनना चाहिए 4 3 और उसके बाद आएगा 1 और 2, 4 3 1 और 2। तो जो वो यहाँ पर कूट में कहीं भी सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, तो आप इसका गूगल करके अपना खुद ढूंढ सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में लेकर थाली उसे अपने कंधों पर रखता था, उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा है? ऑप्शन ए है अब्दुल रज़ाक, बी है इब्न बतूता, सी है मिर्ज़ा नाथन, या डी ऑप्शन है शम्स सिराज अफीफ। तो ये लिखा था इब्न बतूता ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, किसने अपनी रचना मदुनिश शिफा है सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया था? पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली में उल्लेखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना था उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। ऑप्शन ए है अल मोहम्मद खान, बी है मिल्हन, सी है मीर मासूम, डी ऑप्शन है मियाँ बुहा। तो ये जो बुक है ना मदुनिश शिफा ए सिकंदर शाही, ये लिखी थी मियाँ बुहा ने, तो उसी ने इसके बारे में मेंशन किया। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर है। 26 क्वेश्चन है, काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणिक कृति हनफी फ़िक़्ह, ये आप ये वर्ड जरूर याद रखना, से महत्वपूर्ण उदाहरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगज़ेब ने कराया था उस ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है सियासतनामा, बी है नसीहत उल मलूक, डी सी ऑप्शन है अहकाम आलमगिरी, डी ऑप्शन है फतवा अल आलमगिरी। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो काजियों को मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रमाणिक कृति हनफी फ़िक़्ह का महत्वपूर्ण उदाहरण, उनमें से उदाहरण निकालकर एक ग्रंथ बनाया था जो औरंगज़ेब ने बनाया था, वो था फतवा अल आलमगिरी। ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत ही ऐतिहासिक कृति है, जो कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो लिखी गई थी। तो इसमें जो जिहाद के प्रति जो लोगों को बताया गया कि मुसलमानों का जो जिहाद सबसे पवित्र कार्य है, वो इसी बुक में मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं सियासतनामा की, तो सियासतनामा लिखा है निज़ाम उल मलूक ने, ये याद रखना निज़ाम उल मलूक ने। तो नसीहत उल मलूक एक बुक ऐसी थी, इसमें इस्लाम धर्म के बारे में नसीहतें मैक्सिमम दी गई हैं, जिसमें उनको बताया गया कि इस्लाम धर्म है क्या, उसको फॉलो कैसे करना है। तो बहुत सारे राइटर्स ने इसको मिलकर लिखा था। तो ऑप्शन सी है अहकाम आलमगिरी, ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखी थी हिमादुद्दीन खान ने, ये भी याद रख लेना, हिमादुद्दीन खान इसके राइटर थे। तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। 27वां क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है? ऑप्शन ए है टोडरमल, बी है मान सिंह, सी है तानसेन, डी ऑप्शन है बीरबल। तो अबुल फजल ने सादा लहू कह के जिसे संबोधित किया था वो थे ऑप्शन ए टोडरमल। 28वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दे कूट का सही उत्तर चयन करें। सूची 1 में लेखक हैं, उनके कार्य हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक हैं। तो ऑप्शन ए है बल्ला सेन, बी ऑप्शन है जगन्नाथ पंडित, सी है कृष्ण देव, और डी ऑप्शन है शुक्र। और आगे कार्य दिए गए रस गंगाधर, राजवल्ली पताका, और भोज प्रबंध, और पारसी प्रकाश। तो रस गंगाधर जो लिखी थी ये लिखी थी जगन्नाथ पंडित जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही है, बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 यहाँ पर ऑप्शन 4 डी में है। तो ए का ऑप्शन है सी, बल्ला सेन के द्वारा लिखी गई थी भोज प्रबंध, और ये जो कृष्णदेव राय के द्वारा
लिखी गई थी पारसी प्रकाश, और यहाँ पर शुक्र के द्वारा राज वल्ली पताका यहाँ पर लिखा गया। यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हुंडी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है जब्ती हुंडी, बी ऑप्शन दर्शनी हुंडी, सी है म्यादी हुंडी, या फोर्थ ऑप्शन है फसलाना हुंडी। तो ऋण व्यवस्था में हुंडी का प्रयोग अक्सर होता था, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब्दुल फजल ने भी लिखा है कि देश में जब कहीं से एक जगह से कोई सामान दूसरी जगह ले जाना होता था तो पैसे का लेन देन की बजाय एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया जाता था जो आगे जाके पैसे का काम करता था, उसको कहते थे हुंडी। तो दो प्रकार की हुंडी थी पहले, एक तो म्यादी होती थी और एक दर्शनी हुंडी होती थी, जैसे म्यादी और दर्शनी हुंडी। तो जो जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी है ना, ये हुंडी के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी, 1 और 4। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये दोनों ही हुंडी के प्रकार नहीं थे। 30वां क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाइए। ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये तो ऑप्शन सीधे बने हुए हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर में, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। तो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा जो था ना, ये 1571 ईस्वी में बनाया गया था, तो ये दिल्ली में बनवाया था। तो चारबाग शैली में प्रथम उदाहरण इसमें मिलती है हुमायूं के मकबरे में, ठीक है। तो आगे आता है अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद जो है ये 1408 ईस्वी में बनी थी, तो इब्राहिम शाह शर्की के काल में इसको पूरा किया गया था, ठीक है। तो रबिया दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में बना है, तो रबिया दौरानी ये इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। तो ये 1660 ईस्वी में बनाया था मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये पहली पत्नी जो उसकी थी ना दिलशान बानो बेगम, उसकी याद में इसने बनाया था। ये 1660 ईस्वी में बना था। तो आगे आता है शेरशाह का मकबरा, ये 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया सासाराम बिहार में। तो यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम यदि लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा अटाला मस्जिद, फिर आएगा शेरशाह का मकबरा, फिर आएगा हुमायूं का मकबरा, और फिर आएगा रबिया दौरानी का मकबरा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शंस बनेंगे। तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, 2, 4, और यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर ज़मीन दी थी? तो हमीदा बानो बेगम, महम आगा, नूरजहाँ, या फिर मुमताज़ महल। तो ये काम किया था हमीदा बानो बेगम ने। यहाँ पर ऑप्शन ए, बहुत आसान क्वेश्चन था। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं जो है वो हमने बताना है। ऑप्शन ए है सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सरकार के शीर्ष अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, ये भी सही है क्योंकि उनका जो टॉप मोस्ट लीडर होते थे उनको फौजदार कहते थे। तो ऑप्शन सी है अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था, नहीं ये गलत है, सरकार में एक को प्रधान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन डी है फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून बनाना और व्यवस्था को कायम रखना होता था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है इसका, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्ज़ा मुकर्रम सकवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संगीत मुहबा है, ना वह अच्छा है ना बुरा है। तो जब वे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि संगीत मुहबा है, ना वह अच्छा है ना बुरा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ, ये बात तो नहीं है, क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो गायन और वाद्य संगीत पसंद करता था क्योंकि खुद भी वो बजाता था। तो थर्ड ऑप्शन है मैं बिना बांसुरी खासकर पखवाज के संगीत नहीं सुन सकता, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल उसका सही है। और बांसुरी एक मत प्रतिबंधित हराम है इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया, ये लास्ट में उसने कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। ऑप्शन 1 है आगरा के किले में दीवाने आम, बी है आगरा के किले में मोती मस्जिद, सी ऑप्शन है ताजमहल आगरा में बना जो है, और फोर्थ ऑप्शन है जामा मस्जिद शाहजहां बाग द्वारा।
तो यहाँ पर सबसे पहले दीवान आम की बात करते हैं। तो ये अकबर द्वारा आगरा में बनवाया गया था दीवान आम। ये 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1640 में जाके बना था। तो थर्ड ऑप्शन है ताजमहल। ये बनवाया था शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल, जिसे अंजुमन बानो बेगम कहते हैं, उसकी स्मृति में बनाया था। ये बना था 1633 में शुरू हुआ था और लगभग 1655 ईस्वी तक बनता रहा। तो जामा मस्जिद की बात करें, ये बनाया था शाहजहानाबाद दिल्ली में। तो इसको बनाने वाले थे मुग़ल सम्राट शाहजहां। ये 1664 ईस्वी में 1644 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ये भी 1656 के आसपास जाके कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा समय रहा था। इस प्रकार इसका ऑप्शंस बन जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 2 और 4। यहाँ पर ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है 1843 ईस्वी में इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध का गैरकानूनी घोषित किया गया था? ए ऑप्शन सती, बी ऑप्शन शिशु हत्या, सी है दासता, डी ऑप्शन है दहेज। तो जो एक्ट बनाया था 1843 ईस्वी में जो एक्ट 5 बना था, उसके तहत दास्ता को प्रतिबंध कर दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर सही है। 36 क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण और ए कथन कहता है कि भारत के अभिजातीय वर्ग एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो कारण यह है मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर इजीली हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए जो मूल निवासी हम भारतीय लोग थे, कहाँ हम इंग्लिश में पढ़ना चाहते थे उस समय। तो ये तो लॉजिकली गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? ए ऑप्शन है सर लुइस टर्पर, बी ऑप्शन है वहीटन, सी ऑप्शन है ड्यूक ऑफ आर्गेल और डी ऑप्शन है सर विलियम ली वार्नर। तो ये जो सामंत का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था सर विलियम ली वार्नर ने। उन्होंने कहा था, इस मत का समर्थन वो नहीं करता था कि जो भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश हैं वो ब्रिटिश के सामंत हैं। ये जो सर विलियम ली वार्नर ने कहा था, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड, बी है स्ट्रैची, सी है लॉयल, डी है कैम्पबेल। तो यहाँ पर इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। सबसे पहले देखते हैं, तो मैकडोनाल्ड जो सबसे पहले आयोग बना था, ये बना था 1900 में, 1900 में। तो उसके बाद जो स्ट्रैची आयोग था ये बना था 1878 से लेके 1880 के बीच में। तो आगे आता है लॉयल आयोग, ये बना था 1897 में, 1897 के आसपास। तो उसके बाद आता है कैंपबेल, तो ये बना था उड़ीसा में, ये 1866 के से 1867 के बीच में बना था। तो यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि लगाएंगे, सबसे पहले आएगा डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 39वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1867, बी है 1876 और सी ऑप्शन है 1881 और डी ऑप्शन है 1884। तो जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में बना था, तो ये बना था 1881 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? ऑप्शन ए है भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना, बी ऑप्शन है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना, सी ऑप्शन है भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन है अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विदेश की भावना को रोकना। तो इनका जो घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का जो नहीं था, वो था भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर इसका। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? तो हमने इसमें सदस्य बताने हैं। ऑप्शन ए है शौकत अली, बी है हकीम अजमल खान, सी ऑप्शन है हसरत मोहानी, डी ऑप्शन है मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। नीचे दिए कूट में से सही का चयन करिए। तो सबसे पहले तो खिलाफत आंदोलन क्या था ये समझते हैं। ये 17 अक्टूबर
1919 को सबसे पहले अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हुआ क्या था कि भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन जो किया था, दो भाई थे अली भाई, एक थे मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली, तो इन्होंने इसका गठन किया था। और मौलाना आज़ाद, हकीमत अजमल खान, हसरत मोहानी ने इसका नेतृत्व किया था। तो 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था खिलाफत कमेटी का, उसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा नसरुद्दीन इसमें सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर तीन जो है ना, ए शौकत अली, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, ये तीनों इसके कमेटी के सदस्य थे। यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सूची एक में नेता हैं, दूसरे में संगठन दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमने मिलान करना है। एमसी राजा और जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी हैं, और इनके संगठन को मिलान करना है। तो यहाँ पर एमसी राजा के द्वारा जो एक संगठन बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ऑप्शन, ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉलेज एसोसिएशन बनाया गया था। ऑप्शन ए का 3 के साथ मिलान हो जाएगा। तो वहीं बात करें जगजीवन राम की, तो जगजीवन राम ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की थी, और BR अम्बेडकर जी ने की थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की, ऑप्शन 2 के साथ। और महात्मा गांधी का जो था ऑल इंडिया हरिजन संघ, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 यहाँ पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? ऑप्शन ए है इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, बी ऑप्शन है रॉयल एक्ट 1919, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस एक्ट के बारे में आलोचना की थी, वो था गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? ए ऑप्शन GD बिड़ला, बी है JRD टाटा, सी है जवाहरलाल नेहरू, या डी ऑप्शन JB कृपलानी। तो ये जो निंदा की थी, ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शंस हैं। दिनशा पेतित अली ईमान, बी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, सी ऑप्शन है SM प्रांजपे, और डी ऑप्शन है VS श्रीनिवास शास्त्री। तो जो लिबरल पार्टी के सदस्य थे उनमें से शामिल थे दिनशा पेतित अली ईमान, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और VS श्रीनिवास शास्त्री, ये 3 थे। तो जो इनमें मेंबर नहीं था इनका, वो थे SM प्रांजपे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? ए ऑप्शन है एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, तो ये तो होनी चाहिए, ज़रूरी थी। तो एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है, ये भी ज़रूरी होता है किसी राज्य के लिए। तो एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आशंकाओं पर निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है, ये कुछ ज़रूरी नहीं होती, ये अनिवार्य शर्त नहीं होती। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, और है भी है। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? तो आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 18 और 19, और आर्टिकल 49 और 50। तो जो पुरुष और स्त्री को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं, वो देता है आर्टिकल 14 और 15। तो ये हमारे संविधान में मेंशन हो चुका है, तो ये याद रख लेना आर्टिकल। ये थोड़ा सा आप एक नोटबुक पे अलग से लगा लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए, तभी ऐसे याद रहते हैं। तो जिसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? तो पूरी तरह से सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, बी है भगवती चरण वोहरा, सी है यशपाल, या डी है भगत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी भगत सिंह जी। भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी थी कि वो अक्सर धर्मनिरपेक्ष होने के कारण तो राष्ट्र को जो देखते थे, वो कहते थे कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि किसी देश में उपनिवेशवाद होना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भगत सिंह।
49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठित आयोग का सदस्य नहीं था? यहाँ पर नहीं बताना है हमने। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति सैयद फैजल अली खान, डॉक्टर हरदीनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, या फिर डी ऑप्शन है शशिपाद बनर्जी। तो हुआ क्या था कि 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य और थे, एक थे हरदीनाथ कुंजरू और दूसरे थे उसके था के.एम. पणिक्कर। तो ये तो 2 थे। 22 दिसंबर 1953 को गठित फजल अली आयोग ने जो 30 सितंबर 1955 को केंद्र को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उसके इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति सैयद अली फजल अली भी थे उसमें, और हरदीनाथ कुंजरू थे, के.एम. पणिक्कर थे। तो जो नहीं थे वो थे शशिपाद बनर्जी नहीं थे। यहाँ पर डी आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों 50वां क्वेश्चन है, किसने शब्द को गड़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की? ए है निम्बुअर, बी है रांके, सी है अगस्त कामते, या डी ऑप्शन है थॉमस बकल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त कामते। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी अगस्त कामते। एक फ्रांसीसी विचारक थे जो समाजशास्त्री के संस्थापकों में से एक थे। इसी कारण उन्हें समाजशास्त्र के पिता रूप के बारे में भी जाना जाता है। तो प्रत्यक्षवाद जिसे पॉजिटिविज्म कहते हैं ना, तो इसका दार्शनिक विचार तत्कालीन आधुनिक समाज के लिए राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सही करने का प्रयास करना होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली पढ़े हैं हमने सारे के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत नई जानकारी इसमें से हासिल की होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिल जाए। PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हमारे साथ को ज्वाइन करिए। स्टडी लिखें आप और स्पेस डालें, उसके बाद हमारे साथ लिखने के बाद आप उसको ज्वाइन करके इसका PDF भी ले सकते हैं। दैट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।